दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस मास्टर में। आज हम हिंदी साहित्य के 15 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि आपके 3.0 परीक्षा तथा स्टेट पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1 है, लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? इनमें से लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? ऑप्शन विकल्प ए है ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में, बी पाणिकृत अष्टाध्यायी में, सी सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान में, या डी कालिदास के ऋतु संहार में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाणिकृत अष्टाध्यायी में। पाणिकृत अष्टाध्यायी में ही लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी रचना है जो कि पूर्णतः व्याकरण के नियमों पर आधारित है। इसमें व्याकरण के सूत्र दिए गए हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असत्य कौन है? असत्य कथन है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है, बी भाषा व्याकरणबद्ध होती है, सी भाषा समाज निरपेक्ष होती है, या डी भाषा एक सामाजिक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है जो कि सही है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है जो भाषा व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है, ये भी सही है। और डी भाषा एक सामाजिक क्रिया, ये भी सही है। परंतु भाषा समाज निरपेक्ष होती है, ये कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भाषा समाज के सापेक्ष होती है न कि निरपेक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? इनमें से कौन हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी भोलानाथ तिवारी, विकल्प सी आचार्य द्विवेदी, या डी श्याम सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? इनमें से किसने हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक लिखी? विकल्प ए विमलेश, विकल्प बी धीरेन्द्र वर्मा, विकल्प सी भारतेंदु, या विकल्प डी रामविलास शर्मा। तो इस क्वेश्चन का आपको सही उत्तर बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ही हिंदी भाषा का साहित्य पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। इनमें से कौन अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं? ए विद्यापति, बी मुनि कनकामर, सी हेमचंद्र, या डी कालिदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र हैं। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी संघ की राजभाषा है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा ऑप्शन ए विकल्प ए क्या हिंदी है, बी अंग्रेजी है, सी उपयुक्त दोनों है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत संघ की राजभाषा, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत संघ की राजभाषा हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों है। क्योंकि राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं जिनमें सर्वप्रथम 26 जून 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, परंतु सरकारी काम काजों के लिए
अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। सही विकल्प सी हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न संख्या 7 है, सौर श्रेणी अपभ्रंश में से उत्पन्न भाषाएं इनमें से कौन कौन सी भाषा सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं? ए ब्रजभाषा, अवधी, कुमाऊनी और गढ़वाली। बी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सी बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। डी लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सौर श्रेणी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी से उत्पन्न हुई है या सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, जो आजकल के आम बोलचाल की भाषा है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए कौरवी, बी हरियाणवी, सी अवधी या डी बुंदेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है, परंतु अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी पूर्वी हिंदी में आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प ए है 1965 ईस्वी में, विकल्प बी है 1966 ईस्वी में, विकल्प सी है 1961 ईस्वी में, या विकल्प डी है 1963 ईस्वी में। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1962 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1963 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए कोलकाता, विकल्प बी मुंबई, विकल्प सी आगरा, या विकल्प डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि एक पंक्ति है भव्य भारत की हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी बालकृष्ण भट्ट की, या डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है, तो इसलिए इसका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार की लिपि का प्रचार माना जाता है? ए 3, बी 1, सी 4, या डी 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी 2। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में 2 प्रकार की लिपियों का
प्रचार हुआ था? पहले देवनागरी लिपि के बारे में कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड से उत्पन्न ध्वनियों के आधार पे इस लिपि का प्रादुर्भाव हुआ। और दूसरे किताब ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है कि इस लिपि को सर्वप्रथम गुजरात के एक शिलालेख में मिली थी ये लिपि। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14 है, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। इनमें से उनकी रचनाओं के अनुसार उनका सही क्रम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है नई कविता, बी नागरी, डी नीरद, दिनमान और चांद, बी चांद, नागरी, नीरद, दिनमान, नई कविता, सी नागरी, नीरद, चांद, नई कविता, दिनमान, डी दिनमान, नागरी, नीरद, चांद, नई कविता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले नागरी नीरद का प्रकाशन 1893 ईस्वी में हुआ। नागरी नीरद का प्रकाशन 1893 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चांद का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ। चांद का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नई कविता का प्रकाशन चांद का प्रकाशन 1920 ईस्वी में हुआ था। नई कविता का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। और सबसे अंत में दिनमान का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार इसका सही क्रम होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, मुक्त छंद के प्रणेता हैं। इनमें से कौन मुक्त छंद के प्रणेता हैं, या किस कवि ने सबसे पहले मुक्त छंद के द्वारा ही रचनाओं को लिखा, जो कि पूर्णतः छंद से मुक्त थी। उनमें वो बिना किसी छंद लय गति के थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी नागार्जुन, सी जयशंकर प्रसाद और डी महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रमुख कवि हैं और उनकी सर्वप्रथम कृति है जूही की कली। उन्होंने सबसे पहले जूही की कली लिखी, जो कि छंद मुक्त है, बिना किसी छंद के है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चनों का अभ्यास किया, जो कि आपके 3.0 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।